So we were doing this chapter, noun, right? चलिए, लास्ट रूल हमने रूल नंबर 15 देख लिया था. आज रिवीजन जैसे मैं बोल रही हूँ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे आज, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने पे फोकस रहेगा. ठीक है. अब देखो रूल नंबर 16. पहले ये बताओ सब कुछ क्लियर है ना? ऑल सेट ना? ऑडियो एंड स्क्रीन इज एवरीथिंग इज विजिबल ना? एंड आई एम ऑडिबल ना? तो सब ठीक है, तो हम लोग आज परस्यू करते हैं. स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर ही रहे हैं. ओके, चलो. तो 16 देखो अब क्या था. व्हाट वाज रूल नंबर 16? रूल नंबर 16 देखो, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था हुज और विच. हुज वर्ड कहाँ यूज कर रहे थे हम यूज कर रहे थे ऐसी चीजों के लिए जो बेसिकली क्या है, लिविंग है. ठीक है. तो लिविंग क्रिएचर्स के लिए हम इस वर्ड को यूज कर रहे थे. ठीक है. और यहाँ पे ये जो वर्ड है विच, इसको हम कहा किस लिए यूज कर रहे थे? विच वर्ड को हम यूज कर रहे थे लाइफलेस चीजों के लिए. ठीक है. वी वर यूजिंग इट फॉर दी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो ये हमने इसका डिफरेंस देख लिया था. अब देखो, नेक्स्ट है रूल नंबर 16. नेक्स्ट में हम देखेंगे दो वर्ड्स, ईच अदर एंड वन अनदर. ये जो वर्ड है ईच अदर, ये कहाँ यूज होता है और वन अनदर कहाँ यूज होता है? देखो, ये वर्ड्स बहुत बेसिक हैं और इनको ना कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंटरचेंजेबली बेसिकली क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक ही जगह यूज होने थे. दोनों का यूज बहुत अलग है. ईच अदर को आप कहाँ यूज करते हो और वन अनदर को आप कहाँ यूज करते हो, ये हम यहाँ इस रूल में स्पेसिफिकली देखेंगे. ठीक है. जैसे देखो, ईच अदर वर्ड जो है वो कहाँ यूज होगा? जब कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. सेंटेंस है, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ईच अदर. दो सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस में ईच अदर वर्ड यूज करोगे. और अगर कोई सेंटेंस है जहाँ पे मोर देन टू सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल थ्री सब्जेक्ट्स हैं या मोर देन थ्री सब्जेक्ट्स है, वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? वन अनदर. ठीक है. ओके. तो ये जो है ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है. ईच अदर वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे दो सब्जेक्ट्स या दो ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं. और वन अनदर वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे मोर देन टू सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट से ज्यादा. ठीक है. जैसे ये देखो, ईच अदर इज यूज व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स. तो ईच अदर कहाँ यूज होगा? जहाँ टू सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं. वन अनदर कहाँ यूज होगा? जहाँ मोर देन टू है. जैसे राम सीता लव्ड ईच अदर. राम क्या है? सब्जेक्ट वन. सीता क्या है? सब्जेक्ट टू. लव क्या है? वर्ब. और यहाँ पे बेसिकली जो ईच अदर है वो क्यों यूज हुआ यहाँ पे? क्योंकि दो ही सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है. ठीक है. दोज फाइव स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर. दोज फाइव स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर. अब ये दोज फाइव स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ? वन अनदर. ठीक है. अब जैसे मैं बोलूं राम, श्याम एंड रोहन आर टॉकिंग टू. अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? ईच अदर अगर मैं लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री. तीन सब्जेक्ट हो गए. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आना चाहिए था? ईच अदर नहीं आना चाहिए था. रादर हमें क्या यूज करना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पे जो हमें वर्ड यूज करना चाहिए था वो यूज करना चाहिए था वन अनदर. दिस वुड हैव बीन द करेक्ट वर्ड. ठीक है. क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कितने हैं? दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. आई होप दिस रूल इज क्लियर. रूल नंबर 16 देखो अब. रूल नंबर 16 के बाद रूल नंबर 17 देखो आप. देखो, रूल नंबर 17 देखने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं. मैंने आपको कलेक्टिव नाउन में क्या समझाया था कि कलेक्टिव नाउन जो है उसको दो तरीके से हम यूज करते हैं. सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं. जब आप उसको सिंगुलर यूज करोगे तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. ठीक है. और जब आप उसको प्लूरल देखोगे तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे. ठीक है. यू विल यूज अ प्लूरल वर्ब, राइट? राइट. अब इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है? इस सेंटेंस में बोल रहा है कि जब कलेक्टिव नाउन है उसको जब सिंगुलर होगा तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? देखो, जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा
तो हम उसके साथ हमेशा कैसा प्रोनाउन यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। और जब प्लूरल होगा तो उसके साथ कैसा प्रोनाउन यूज करेंगे? प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ कैसा प्रोनाउन यूज करेंगे? प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या बोलता है रूल? व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, मतलब जब प्रोनाउन जो है कलेक्टिव नाउन की जगह यूज हो रहा है या उसकी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, इट मस्ट इट मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर। वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। कब कब होना चाहिए सिंगुलर आपका प्रोनाउन? जब बेसिकली आपका कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। आप सिंगुलर तब यूज करोगे जब बेसिकली कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको क्या समझाया था? कोई भी वर्ड है, ज्यूरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ज्यूरी हैज टेकन, ज्यूरी हैज डिसाइडेड, क्या था वो एग्जाम्पल? मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ज्यूरी फॉर एग्जाम्पल, इसी को लिख लेते हैं। ज्यूरी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप। ठीक है, अब ज्यूरी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप, यहाँ पे ज्यूरी जो है वो यूनानिमस होके उन्होंने क्या लिया? एक बोल्ड स्टेप लिया या फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? कि डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं है। जूरी जो है वो एक टीम की तरह या एक होल की तरह या एक एंटिटी की तरह क्या हो रही है? रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो जब भी कलेक्टिव नाउन जो है वो वन टीम या वन होल या वन एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट होता है, उसको हम सिंगुलर समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वन टीम या वन होल या वन एंटिटी की तरह दिख रहा है और उसके साथ सिंगुलर वो भी यूज करते हैं। और जब वन टीम या वन होल या वन एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट होगा, उस केस में आप उसके साथ प्रोनाउन भी कौन सा यूज करोगे? सिंगुलर। तो इस केस में ज्यूरी के साथ ये जो एग्जाम्पल है जहां पे डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं दिख रहा है, ज्यूरी वर्ड जो है वो एक टीम, एक होल की तरह रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, इट इज व्यूड एज अ होल। तो उस केस में हम उसके साथ प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन। ये देखो, ये लिखा है ना, सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे। एंड इन न्यूटर जेंडर इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। न्यूटर जेंडर क्यों लिखा? क्योंकि प्रोनाउंस जो हैं वो भी तो जेंडर के बेसिस पे डिवाइड हो जाते हैं। मेल है तो और फीमेल है। मेल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल ही हो जाएगा, फीमेल के लिए शी हो जाएगा, है ना। मेल के लिए हिज हो जाएगा, फीमेल के लिए हर हो जाएगा। मेल के लिए हिम हो जाएगा, फीमेल के लिए हर हो जाएगा। तो ये सब प्रोनाउन जो जेंडर बेस्ड ही तो है। ऐसे कौन से प्रोनाउन है जो न्यूटर जेंडर होंगे? इट, है ना, जैसे इट है, तो इट जो है वो न्यूटर जेंडर वाला प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो है जब भी कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करेगा सेंटेंस में, तो आप उसको सिंगुलर और न्यूटर जेंडर में यूज करोगे अगर वो एज अ होल अपने आप को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में जैसे इस केस में आप प्रोनाउन सिंगुलर यूज करोगे। और अगर वो कलेक्टिव नाउन जो है वो डिफरेंट एंटिटीज का आइडिया दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी इज डिवाइडेड इन ओपिनियन, ऐसे होता, ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो अब ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन जो है, यहाँ पे ज्यूरी के साथ कैसा प्रोनाउन यूज किया? देयर यूज किया। कैसा प्रोनाउन है? देयर, प्लूरल प्रोनाउन है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना देयर, तो प्लूरल प्रोनाउन है। तो ज्यूरी के साथ यहाँ क्या यूज किया? देयर यूज किया। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या पता चल रहा है? कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो यहाँ पे प्रोनाउन कैसा आ गया? प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखो, जस्ट सी दिस एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है? द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया, मतलब अपना डिसीजन दिया। ठीक है, तो अब ज्यूरी जो है यहाँ पे वन टीम की तरह लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा ना कि डिवाइडेड है। तो यहाँ पे कैसा प्रोनाउन यूज किया गया? प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज किया गया। इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन ना। ठीक है, इट सिंगुलर है, देयर जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया गया। हेयर ज्यूरी गिव्स द आइडिया ऑफ वन होल। अब यही अगर ऐसे होती स्टेटमेंट, ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो क्या पता चल रहा है? डिफरेंस इन ओपिनियन पता चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोनाउन देखो कैसा यूज किया है? देयर। देयर क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज कर दिया इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। तो इसको जब आप अपने शॉर्ट नोट्स में बनाओगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस रूल को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे बना सकते हो ताकि आपको याद रहे। देखो, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी। ठीक है, सिंगुलर हम कलेक्टिव नाउन को कब यूज करते हैं? जब वन होल की तरह कलेक्टिव नाउन लगता है। और प्लूरल कब यूज करते हैं? जब डिफरेंस इन ओपिनियन होता है।
तभी यूज करते हैं। सिंगुलर अगर होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर अगर होगा तो प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर प्लस न्यूटर जेंडर में, और यहाँ पे प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल प्रोनाउन होगा। ठीक है, सिंपल। ओके, तो यही आपका रूल नंबर 17 जो है वो बोल रहा है। इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इस रूल ने हमें ये चीज और समझा दी है कि प्रोनाउन कैसे यूज होगा। सिंगुलर जब है, आपका सिंगुलर जब है कलेक्टिव नाउन, तो सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करेंगे, और प्लूरल जब है तो प्लूरल ही प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर क्यों यूज करते हैं, तब कब यूज करते हैं जब पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन वन होल की तरह रिप्रेजेंटेड हो, और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को डिफरेंस इन ओपिनियन अगर शो कर रहा है तो हम उसके साथ प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर रूल नंबर 17। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो। मीनवाइल आई जस्ट प्रोसीड। ठीक है, देखो यही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ तक कर लिया था। इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ द सेपरेट इंडिविजुअल्स, है ना, कंप्राइजिंग होल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही पूरे टीम में या एक ही पूरे होल में, तो उस केस में जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। जैसे ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ द ज्यूरी जो है वो बेसिकली क्या है, डिवाइडेड थी, तो यहाँ पे देयर यूज किया। ये एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी। ठीक है, तो ज्यूरी जो है सेवरल इंडिविजुअल्स का आइडिया दे रहा है, हेंस यहाँ पे ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन यूज किया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर एंड आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस, राइट। देखो 18th, 18th में बेसिकली क्या है, 18th रूल बहुत सिंपल है। ये प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, इस रूल को हम रूल 1 2 3 या फिर रूल 3 2 1, सॉरी 2 3 1 भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रूल 1 2 3 या रूल 2 3 1 भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है इफ द प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर टू बी यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, मतलब अगर आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को एक ही सेंटेंस में यूज करने वाले हो, फर्स्ट पर्सन भी यूज होगा, सेकंड पर्सन भी यूज होगा, थर्ड पर्सन भी यूज होगा, तो उनको यूज करने का सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये उस सीक्वेंस की बात करती है। देखो सीक्वेंस जो है, पहले तो ये देख लो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से थे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होगा, आई, मी, माई। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, प्लूरल क्या हो जाएगा, आर, वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का क्या होगा, यू, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, ही, शी, इट। प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे, देम। यही पढ़ा था हमने, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये होगा। अब अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को एक ही सेंटेंस में यूज करना है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, वो ये रूल डिस्कस कर रहा है। देखो सीक्वेंस जो है वो 2 3 1 होगा, मतलब सेकंड पर्सन को पहले लिखोगे, थर्ड पर्सन को फिर लिखोगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखोगे नॉर्मल सेंटेंसेस में। ये कब यूज करते हैं हम, नॉर्मल सेंटेंसेस में। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ जब इन नॉर्मल सेंटेंसेस में कोई ना कोई मिस्टेक एक्सप्रेस की जा रही है, कोई ना कोई अपनी गलती एडमिट कर रहा है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या लिखोगे, जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंसेस में दो चीजें हो रही हैं। देखो सीक्वेंस के केस में दोबारा से समझा देती हूँ अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि नंबर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब नॉर्मल सेंटेंसेस में बेसिकली क्या होगा, देखो नॉर्मल सेंटेंसेस में आपको दो तरीके के सेंटेंस दिए जाएंगे। ठीक है, एक होगा बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, उस केस में आप बेसिकली क्या रूल यूज करोगे, आप रूल यूज करोगे 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 यूज करोगे, मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले लिखोगे जो कि ये वाला होगा, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखोगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखोगे। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जो बंदा स्पीकर है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या हो, मैं यहाँ पे क्या हूँ, स्पीकर, तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करूंगी। ठीक है, आप जो हो वो क्या हो, लिसनर, तो आपके लिए क्या यूज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन उस बंदे के लिए यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं अभी क्लास में हैं,
मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, बट हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पर्सन जो है उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होंगे वो क्या होंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया प्रोनाउन, ठीक है। अब नॉर्मल सेंटेंस में जब हम बात कर रहे हैं और आपको एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउंस को यूज करना है, तो सबसे पहले आप कौन सा प्रोनाउन लिखोगे, सबसे पहले आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर कौन सा लिखोगे, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखोगे, ठीक है। ओके। लेकिन अगर यही नॉर्मल सेंटेंस में किसी तरीके की कोई इंसान अपनी मिस्टेक एडमिट कर रहा है, तो उस केस में सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मिस्टेक के केस में आप अपने आप को पहले यानी फर्स्ट पर्सन पहले लिखोगे, सेकंड पर्सन बाद में, और थर्ड पर्सन जो है वो लास्ट में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरीके से चीजें हो रही है। देखो यहाँ पे देखो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन जो होता है वो नॉर्मल सेंटेंस में यूज होता है, ये सीक्वेंस। But when mistake or fault is expressed in the sentence, the order should be first person, second person and third person. ये मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 होगा, और मिस्टेक होगी तो 1 2 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है ना, कि तुमने, उसने और मैंने क्या कर दिया, होमवर्क फिनिश कर दिया, वर्क फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले आया, यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन आया। तो ये 2 3 1 वाला रूल यूज किया इस नॉर्मल सेंटेंस में। अब इसी नॉर्मल सेंटेंस में अगर किसी तरीके का कन्फेशन करना है, कोई मिस्टेक को एडमिट करना है या कोई कन्फेशन करना है, तो उस केस में देखो क्या यूज किया। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। उस केस में देखो क्या यूज किया, उस केस में आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो पहले यूज किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई ना कोई कन्फेशन करना है या मिस्टेक एडमिट करनी है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है या कोई नेगेटिव काम कर रहे हो, तो उस केस में आप बेसिकली क्या रखोगे, सीक्वेंस 1 2 3। जैसे आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, आर टू ब्लेम, मतलब हमने, हमारी गलती है तो हमें ब्लेम करो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 1 2 3 का सीक्वेंस यूज हुआ जब आप किसी तरीके का कोई कन्फेशन कर रहे हो या कोई भी नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज जो है ये यहाँ पे बेसिकली क्या है आपको बताई जा रही है। नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या रहेगा, 2 3 1 रहेगा, और मिस्टेक्स वाले सेंटेंसेस में क्या रहेगा, जहाँ पे कन्फेशन हो रहा है, मिस्टेक एडमिट की जा रही है, अपनी गलती बताई जा रही है, 1 2 3 सीक्वेंस हो जाएगा। और ये किस चीज का सीक्वेंस है, ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सीक्वेंस है, ठीक है। इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर टू बी, एक ही सेंटेंस में जब आपको तीनों प्रोनाउंस यूज करने हैं, तो आप नॉर्मल केसेस में क्या करोगे, 2 3 1, 2 को पहले लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 को लिखोगे और उसके बाद 1 को लिखोगे, ये रूल यूज करोगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव आइडिया कन्वे करना है या कोई गलती की है उसको कन्फेस करना है, तो अब क्या रूल हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, फिर ये वाला रूल आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो ये जो है ये बेसिकली आपका रूल नंबर 18 बोल रहा है। आई होप रूल नंबर 18 सबको क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस और यहाँ पे बेसिकली ये सेंटेंस, ये नॉर्मल सेंटेंस था, हेंस यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ, यहाँ पे रूल फॉलो हुआ 2 3 1 का। जहां मिस्टेक होगी वहां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 का हो जाएगा। ओके। आई होप रूल नंबर 18 सबको क्लियर है। जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो क्लियर लिख के, अगर सबको सब कुछ समझ आ रहा है तो, या फिर नो डाउट लिख के, ठीक है। आई एम वेटिंग। मीनवाइल हम लोग रूल नंबर 19 करते हैं, ठीक है। देखो, रूल नंबर 19 क्या बोलता है, रूल नंबर 19 जो है, रिपीट वन अगेन मैम। ओके, एक बार और रिपीट कर देती हूँ नबम के लिए, ठीक है। ओके, देखो नबम, प्रोनाउंस जो है वो 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके के हो सकते हैं ना, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर कौन सा होगा, आई, मी, माई, ये सिंगुलर हो गया। आर, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट, वी हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। सेकंड पर्सन होता है यू, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, शी, इट, दे, देम, ये होगा, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गए। सिंगुलर भी देख लिया, प्लूरल भी देख लिया। अब आपको ये रूल कह रहा है कि अगर आपको ये तीनों एक ही सेंटेंस में तीनों लोगों की बात करनी है, आपको एक ही सेंटेंस में
तीनों लोगों की क्या करनी है, बात करनी है, और तीनों को एक ही सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस के, ये सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 2 और ये सब्जेक्ट 3। फिर आप वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो उस केस में ये जो प्रोनाउंस है, इनका सीक्वेंस, ठीक है, इनका सीरियल नंबर क्या रहेगा, कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो ये कह रहा है कि जब भी नॉर्मल सेंटेंस होगा ना, नॉर्मल सेंटेंस, जैसे ये है यू ही आई हैव फिनिश्ड द वर्क, नॉर्मल सेंटेंस है, नेगेटिव तो नहीं है ये सेंटेंस। ठीक है, तो उस केस में आप क्या रखोगे, आप रखोगे सेकंड पर्सन को पहले, जैसे यहाँ पे यू को पहले रखा, फिर रखोगे थर्ड पर्सन को, जैसे यहाँ ही को पहले रखा, ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, फिर आप रखोगे फर्स्ट पर्सन को, जैसे यहाँ पे आई को पहले रखा। तो इस केस में, नॉर्मल आइडिया के केस में, आप बेसिकली क्या सीक्वेंस रखोगे, 2 3 1, दैट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पे आप किसी तरीके का कन्फेशन कर रहे हो या कोई नेगेटिव आइडिया कन्वे कर रहा है सेंटेंस, तो उस केस में आप सीक्वेंस क्या रखोगे, 1 फर्स्ट पर्सन को पहले लिखोगे, सेकंड पर्सन को बाद में और थर्ड पर्सन को लास्ट में, फिर उसके बाद वर्ब लिखोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेंटेंस कंप्लीट। जैसे यहाँ पे देखो, आई यू एंड ही आर टू ब्लेम, ये एग्जाम्पल है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है और ही जो है थर्ड पर्सन है। सीक्वेंस क्या है यहाँ पे प्रोनाउंस के पर्सन का, 1 2 3। ठीक है, अब बताओ समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर 18, आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो रूल नंबर 19 है। नेक्स्ट रूल नंबर 19 क्या बोलता है, देखो सम और एनी, इन दोनों वर्ड्स को हम कहाँ यूज करते हैं उसका डिफरेंस ये आपको बताएगा। कहता है सम जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा ताकि हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सके। तो सम को हम कहाँ यूज करते हैं, सम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में वो चीज है। ठीक है, और एनी को कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है, सम को आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करोगे और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और एनी वर्ड जो है, कोई मतलब, एनी मतलब कोई, ठीक है, कोई, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो। अब सेंटेंस जब भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो ये वर्ड यूज करना, एफर्मेटिव होगा तो ये वर्ड यूज करना। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई शेल बाय सम एप्पल्स, सम एप्पल्स मतलब थोड़े एप्पल खरीद लूं मैं। तो सम यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट चीज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव। तो सम वर्ड को हम कहाँ यूज करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, किस चीज को शो करने के लिए, क्वांटिटी को। फॉर एग्जाम्पल, सम गिव मी सम चॉकलेट्स। ठीक है, अब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव तो नहीं है ये। तो यहाँ पे सम क्यों यूज किया, ये बताने के लिए कि मुझे थोड़ी सी चॉकलेट्स दे दो, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट्स को बताने के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है, पहली चीज ये किसी ना किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरी चीज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करोगे इस वर्ड को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एनी। ठीक है, देखो आई शैल नॉट बाई एनी एप्पल्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई शैल नॉट बाई एनी एप्पल्स। ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, नॉट वर्ड यूज हुआ है, देख लो, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, एनी एप्पल्स। एनी भी क्वांटिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे बेसिकली एनी क्यों यूज किया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, आप कौन सा वर्ड यूज करोगे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एनी। सम यूज नहीं करोगे फिर। जैसे आई शैल नॉट बाई एनी एप्पल्स, ये जो है ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एनी वर्ड यूज किया, सम वर्ड नहीं यूज किया। ठीक है, अगर यहाँ पे आई शैल नॉट बाय सम एप्पल्स होता तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ सम वर्ड यूज नहीं कर सकते थे, गलत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स। अब यहाँ पे भी आप एनी लिख सकते हो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब जरूरी नहीं है इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो ही एनी वर्ड यूज करोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो भी आप बेसिकली क्या यूज कर सकते हो, एनी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम और एनी वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। सम वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और एनी वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये जो सेंटेंस है क्या है, एफर्मेटिव, तो यहाँ पे क्या यूज किया, सम।
आई शेल बाय सम एप्पल्स, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे क्या यूज किया, सम। सम यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को। ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। आई शेल नॉट बाय एनी एप्पल्स, नॉट वर्ड यूज हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, एनी यूज किया। सम क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एनी वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उन सेंटेंसेस में क्वांटिटी को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनी वर्ड यूज करते हैं। हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, एनी वर्ड देखो कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। अब ये सेंटेंस अगर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो भी हम एनी ही यूज करते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी वर्ड यूज करते हैं और सम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देखो अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है आपको, यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है बट सम मे बी करेक्टली यूज इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विच आर इन फैक्ट रिक्वेस्ट। देखो नॉर्मली अगर सेंटेंस आएगा आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आप एनी वर्ड यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जहां पे आपको रिक्वेस्ट करके कुछ चीज मांगनी है किसी से या पूछनी है, वहां पे आप फिर सम वर्ड यूज करोगे। तो रिक्वेस्ट वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी यूज नहीं करोगे, सम यूज करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर। अब यहाँ पे विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर क्या है, रिक्वेस्ट है। और सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे क्या यूज किया, सम यूज किया। जबकि इससे पहले मैंने आपको यहाँ क्या समझाया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखो तीन चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ना, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, ठीक है। जब एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आप सम वर्ड यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, क्वांटिटी को बताने के लिए, सम एप्पल्स, सम मिल्क, सम चॉकलेट्स, सम पल्सेस, सम सम रबर बैंड्स। ठीक है, क्वांटिटी को बताने के लिए यूज कर रहे हो। फिर नेगेटिव में क्या यूज करोगे, एनी यूज करोगे, किस चीज को बताने के लिए, क्वांटिटी को। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करोगे, एनी यूज करोगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी एनी यूज करोगे। अब सपोज आपको कोई ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे देते हैं जहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहां रिक्वेस्ट की जा रही है, आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, सम वर्ड यूज करोगे। व्हाट विल यू यूज, यू विल यूज सम वर्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूज किया, विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें रिक्वेस्ट भी की जा रही है, तो हेंस कौन सा वर्ड यूज किया, सम। ठीक है, तो सम वर्ड जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कब यूज होगा, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई रिक्वेस्ट की जा रही। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो है रूल नंबर 20 है। व्हाट इज रूल नंबर 20, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी स्क्रॉल डाउन। रूल नंबर 20 बहुत सिंपल है यार, अब इजी इजी रूल्स आ जाएंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, शुड बी यूज्ड विद केयर। यार ये तीनों वर्ड्स को हमें बहुत ध्यान से यूज करना होता है। यार देखो, शुड आई बाय सम एप्पल्स, शुड आई बाय एनी एप्पल्स, शुड आई बाय सम एप्पल्स, शुड आई बाय एनी एप्पल्स। देखो एक इनका एक क्वेश्चन है, शुड आई बाय। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ व्हाट डू यूज, वी यूज एनी। ठीक है, एनी यूज करते हैं। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुड आई बाय एनी एप्पल्स। तो रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उसके साथ क्या होगा, एनी वर्ड यूज होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, हमें ना सब कुछ रूल के अकॉर्डिंगली करना है, एज रूल इज सेइंग वी विल गो बाय दैट, वी विल अबाइड बाय द रूल, राइट। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है, रूल नंबर 20 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 20 बोल रहा है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन वर्ड्स को हम कहाँ यूज करते हैं। तीनों में कंफ्यूजन होगा क्योंकि सिमिलर वर्ड्स हैं, बस आर्टिकल ही चेंज हो रहा है। ठीक है, दे डिनोट नंबर, और किस चीज को शो करते हैं, वो फ्यू। फ्यू फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फ्यू एप्पल्स हो सकता है। ठीक है, फ्यू एप्पल क्या बता रहे हैं कि कुछ एप्पल्स। ठीक है,
तो नंबर को डिनोट कर रहा है। फ्यू का मतलब क्या होता है? नॉट मैनी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े से, बहुत थोड़े, ठीक है। अ फ्यू का मतलब, अ फ्यू, फ्यू जो है वो पॉजिटिव है, मींस सम एट लीस्ट। एंड द फ्यू का मतलब क्या होता है? वट एवर देयर इज, जितना भी है उतना। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, इनके तीनों के मतलब क्या है? डिफरेंट है। फ्यू का मतलब क्या होगा? अगर सिर्फ फ्यू यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, राइट, बहुत थोड़ा, ठीक है, उसका ये मतलब होगा। अगर अ फ्यू है, अ फ्यू का मतलब क्या होगा? अ फ्यू का मतलब होगा कुछ तो है, एटलीस्ट समथिंग, सम एटलीस्ट, मतलब थोड़े तो है मेरे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू टॉफीज, आई हैव फ्यू टॉफीज, मतलब मेरे पास टॉफीज तो है बट बहुत थोड़ी सी है, कोई बहुत ज्यादा टॉफीज नहीं है, ठीक है। और अ फ्यू हम कहाँ यूज करेंगे? अ फ्यू यूज करेंगे जब आपको ये दिखाना होगा कि मतलब थोड़ी सी तो है, मतलब कुछ है मेरे पास, जब आपको ये दिखाना होगा कि कुछ कुछ ही है मेरे पास, राइट राइट, बहुत कम तो नहीं है पर हाँ कुछ तो है मेरे पास। तो जब आपको ये चीज दिखानी होगी तो आप उस केस में क्या यूज करोगे? अ फ्यू यूज करोगे, ठीक है, राइट। अब देखो, द फ्यू कहाँ यूज करते हैं? द फ्यू हम कहाँ यूज करते हैं? द फ्यू हम यूज करते हैं जब हमें बेसिकली क्या शो करना होता है? हमें जब ये दिखाना होता है वट एवर देयर इज। वट एवर देयर इज का मतलब क्या है यहाँ पे? वट एवर देयर इज का मतलब है भाई जितना भी है उतना ही है मेरे पास, वट एवर देयर इज, ठीक है। ठीक है, जब आपको ये चीज शो करनी होगी तो आप क्या यूज करोगे? आप बेसिकली द फ्यू यूज करोगे। तो इन तीनों वर्ड्स, ऑल्दो ये तीनों वर्ड्स एक ही वर्ड से बने हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली इनका जो यूज है वो बेसिकली क्या है? अलग है, ठीक है। इनका जो यूज है वो बेसिकली क्या है? अलग है, ठीक है। अ फ्यू जो है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्यू में आप, मैंने आपको बता दिया, आई हैव फ्यू टॉफीज। आई हैव फ्यू टॉफीज का मतलब यहाँ पे क्या है? आई हैव फ्यू टॉफीज, टॉफीज का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे पास थोड़ी सी टॉफीज है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, नॉट मैनी, बट यस थोड़ी सी है। अब मैं बोलूं अगर, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पे अ फ्यू यूज किया, अ फ्यू से क्या पता चल रहा है? कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट कुछ किताबें हैं, थोड़ी सी किताबें हैं। बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास टॉफीज, थोड़ी सी है, बहुत नेग्लिजिबल, देखो नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नथिंग, नथिंग, ठीक है। अगर मुझसे कोई कोई टॉफीज बोल रहा है, मांग रहा है, तो मैं कहूंगी आई हैव फ्यू टॉफीज। फ्यू टॉफीज मतलब थोड़ी सी ही है यार मेरे पास, मुझसे मत ले। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव में भी आ रहा है, नॉट मैनी, बिल्कुल कम है मेरे पास, ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिव, ये तो ये जो होगा नॉट मैनी, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है यार मेरे पास, बहुत थोड़ी है। और ये जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ तो है मेरे पास, कुछ तो है मेरे पास, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब आपको रिप्रेजेंट करना है कि कुछ तो किताबें हैं, कुछ तो टॉफीज हैं, तो आप क्या यूज करोगे? अ फ्यू यूज करोगे। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, या फिर वी स्टेड अ फ्यू डेज इन पेरिस। अ फ्यू डेज मतलब कुछ तो दिन रुके ही हैं हम, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं रुके, थोड़े दिन भी नहीं रुके, बट कुछ तो दिन रुके हैं, 2 या 3 दिन तो रुके ही हैं, ठीक है। तो कुछ तो है को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अ फ्यू यूज करते हो। तो फ्यू कब यूज करोगे? फ्यू एक जो है नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और अ फ्यू को हम कब यूज करते हैं? अ फ्यू को हम बेसिकली कब यूज करते हैं, सॉरी, फ्यू को हम कब यूज करते हैं? फ्यू को हम किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो फ्यू वर्ड है किस किस लिए यूज होगा? नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, नहीं यार मेरे पास तो बहुत थोड़ी सी ही है। और अ फ्यू पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कुछ तो है मेरे पास, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। ये तो यहाँ पे नॉट मैनी कह रहा है ना कि है ही नहीं यार मेरे पास, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, और यहाँ ये बोल रहा है कुछ तो है, तो मतलब कुछ तो टॉफीज है मेरे पास। अ फ्यू टॉफीज, आई हैव अ फ्यू टॉफीज अगर मैं लिख दूं, मतलब कुछ तो टॉफीज है मेरे पास, चलो आई कैन नॉट गिव यू 10 टॉफीज बट आई कैन गिव यू 1 और 2, क्योंकि कुछ तो है मेरे पास। सो यहाँ पे ये फ्यू जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है वो थोड़ी सी है, उसमें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। और अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब थोड़ी सी है मेरे पास, चल यार तू 1 या 2 ले ले, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो फ्यू और अ फ्यू का डिफरेंस आई जस्ट होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है।
ठीक है। उसी तरीके से देखो द कहाँ यूज होता है, द फ्यू हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये रिप्रेजेंट करना हो वट एवर इट इज, जो भी है बस इतना ही है यार, है ना, जब मुझे ये रिप्रेजेंट करना होगा वट एवर इट इज, तो मैं बेसिकली क्या यूज करूंगी, द फ्यू यूज करूंगी। ठीक है, व्हाट विल आई विल यूज द फ्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कोई द फ्यू का एग्जाम्पल दिया, मुझे सोचने दो एग्जाम्पल मीनवाइल। अब मीनवाइल हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो अ फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपको क्या यूज करना था, ए नहीं यूज करना था, अ फ्यू मेन मतलब कुछ तो है नहीं, कोई आपको यूज करना था कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं है जो गलतियां नहीं करते हैं या जो फ्री नहीं है फॉल्ट से। ठीक है, तो जब आपको ये चीज रिप्रेजेंट करनी है तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, आप यहाँ पे बेसिकली क्या यूज करोगे, अ फ्यू नहीं यूज करोगे, सिर्फ फ्यू यूज करोगे। जब आपको नेगेटिव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो फ्यू मतलब कोई बहुत ज्यादा लोग ऐसे दुनिया में नहीं है जिनकी गलतियां नहीं होती हैं या जो फॉल्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ फ्यू मैंने यूज किया। पॉजिटिव क्वांटिटी जब एक्सप्रेस करने की, कुछ तो ऐसे लोग हैं या कुछ तो ऐसी किताबें हैं या कुछ तो ऐसे दिन हैं, तो आप उसको इस केस में यूज करोगे। ये एग्जांपल्स इफ यू वांट यू कैन ऐड दीज एग्जांपल्स टू योर नोट्स एज वेल, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, दीज आर द रैंडम एग्जांपल्स जो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो इनको आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस। देखो जैसे आई गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, आई गॉट आई गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन सिटी। फ्यू फ्रेंड्स मतलब कि बहुत थोड़े से फ्रेंड है ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यू फ्रेंड्स आ जाएगा। अ फ्यू जो है वो बेसिकली बुक्स के लिए यूज हो रहा है, दैट मीन्स थोड़ी सी बुक्स तो है शेल्फ पे। अ फ्यू डेज मतलब थोड़े से दिन तो हम रह के ही आए हैं पेरिस में, तो पॉजिटिव चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द का एग्जाम्पल मुझे याद आने दो, वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल फॉर द ऑल्सो, द फ्यू, राइट। और उसके बाद बेसिकली आई जस्ट होप आपको फ्यू और अ फ्यू का डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। अच्छा, दो फ्यू का भी एग्जांपल देखते हैं। आई जस्ट होप दिस एग्जांपल वर्क्स बिकॉज इट इज द रैंडम एग्जांपल दैट आई एम गिविंग। एक मिनट रुको, अब यहाँ पे देखो द का एग्जांपल जो मैं लिखने वाली हूँ वो हो सकता है फॉर एग्जांपल शी शी ये नहीं लेते, ये ले लेते हैं। देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू हु ट्रूली appreciate हार्ड वर्क। ठीक है, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू, अब यहाँ द फ्यू यूज किया, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं हार्ड वर्क को, जितने भी लोग हैं जो ट्रूली अप्रिशिएट करते करते हैं हार्ड वर्क को, उनमें से तुम एक हो। अब जितने भी हैं वट एवर देयर इज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी हैं। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू हु ट्रूली अप्रिशिएट हार्ड वर्क, मतलब जितने भी लोग हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं उनमें से आप एक हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। ठीक है, तो जितने भी हैं चीज को जब भी रिप्रेजेंट करना है सेंटेंस में आप द फ्यू यूज करोगे। तो अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का डिफरेंस आई होप सबको समझ आया होगा। फ्यू वर्ड आप कहाँ यूज करते हो, जब नेगेटिव क्वांटिटी है, कि आपके पास बहुत थोड़ी सी है और आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ टॉफीज, उस केस में कि ऑलमोस्ट नथिंग है आपके पास, नॉट मेनी है आपके पास टॉफीज। ठीक है, अ फ्यू कहाँ यूज करोगे, अ फ्यू यूज करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बताने के लिए यार कुछ तो है मेरे पास, कुछ तो टॉफीज हैं। ठीक है, और द फ्यू कहाँ यूज करोगे, द फ्यू यूज करोगे वट एवर देयर इज, जितने भी हैं उतनों में से किसी एक की बात करने के लिए, या उतनों में से उतनों की बात करने के लिए। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू हु ट्रूली अप्रिशिएट हार्ड वर्क, मतलब जितने भी लोग हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, यू आर वन ऑफ द फ्यू, राइट। तो वट एवर देयर इज मतलब जितने भी लोग, जितने भी हैं उनमें से आप एक हो। ठीक है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये यूज करोगे। अब मुझे जल्दी से बता दो ये एग्जाम्पल्स जो है वो सबको समझ आ गए हैं या नहीं आए हैं, जस्ट लेट मी नो इफ दिस दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू एवरीवन।
उसके बाद हम आगे चलें बिकॉज वी हैव टू फिनिश द चैप्टर टुडे। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में सब लोगों को डिफरेंस समझ अगर आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। बिकॉज देखो यार, ये डिफरेंस ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जब आपको ये बताना है यार मेरे पास बहुत थोड़ी सी चीज है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी में बतानी है कि बहुत ही थोड़ी है, इतनी क्या मैं शेयर नहीं कर सकता, तो आप फ्यू यूज करोगे। जब आपको ये बताना है कि यार कुछ तो है मेरे पास, कुछ तो है, तो आप क्या यूज करोगे, अ फ्यू। और द फ्यू कब यूज करोगे, ऐसी सी सिचुएशन में जहां आपको ये बताना है कि कुछ तो लोग ऐसे हैं बट उनमें से आप भी एक हो, या कुछ तो लोग ही ऐसे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, या कुछ तो चीजें ही ऐसी हैं, वन ऑफ द फ्यू, ठीक है। तो उस केस में आप द फ्यू यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 दो वर्ड्स के बारे में बता रहा है, लेस एंड फ्यू। लेस का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी को डिनोट करता है, फ्यू जो है वो नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, मतलब 50 स्टूडेंट से कम वर सेलेक्टेड, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली किस चीज को, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी तो नहीं होती ना, स्टूडेंट्स को तो जब आप काउंट करोगे तो नंबर होगा ना, तो स्टूडेंट्स के साथ आप लेस वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स आर ह्यूमंस, उनकी तो कोई क्वांटिटी नहीं होती ना। कोई चीज अगर हो, कोई कमोडिटी अगर हो, तो उसकी आप क्वांटिटी बता सकते हो किसी कमोडिटी की, ठीक है। स्टूडेंट्स की तो क्वांटिटी नहीं बता सकते ना, अरे ये स्टूडेंट कितने किलो है, ऐसे तो नहीं बोलते ना, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप कितने किलो है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ही बोलते हो ना, काउंट द स्टूडेंट्स एंड टेल मी, तो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को, यहाँ लेस वर्ड नहीं आना था। नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड इज करेक्ट। तो फ्यू वर्ड आप कहाँ यूज करोगे, जहां आपको नंबर डिनोट करना होता है, और लेस वर्ड को आप कहाँ यूज करते हो, जहां पे आपको क्वांटिटी डिनोट करनी होती है, ठीक है। जैसे देयर आर नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बॉटल। अब वाटर की क्या है, क्वांटिटी, तो वाटर को नंबर में तो नहीं काउंट कर सकते, तो हेंस यहाँ पे फ्यूअर वर्ड यूज करना ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या यूज करना था, देयर आर नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बॉटल। यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वाटर की हमने क्या यूज किया, लेस वर्ड, ठीक है। तो लेस वर्ड आप सेंटेंस में कहाँ यूज करोगे, जहां पे किसी चीज की क्वांटिटी की बात हो रही है। और फ्यूअर वर्ड कहाँ यूज करोगे, जहां आपको नंबर काउंट करके बताना है। जैसे स्टूडेंट्स के केस में, स्टूडेंट्स का अगर एक ग्रुप है 100 लोगों का, तो उसको काउंट करके ही आप बता सकते हो ना 100 है, या उसको आप उसकी आप क्वांटिटी भी बता सकते हो, यार ये 100 किलो स्टूडेंट्स हैं, दिस इज रॉन्ग ना। क्वांटिटी तो नहीं बता सकते स्टूडेंट्स की, नंबर ही बताओगे। तो ऐसी जहां पे नंबर बताना होता है वहां हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फ्यूअर, और जहां पे क्वांटिटी बतानी होती है वहां हम लेस वर्ड यूज करते हैं। ये रूल नंबर 21 आपको बोल रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 किस चीज में डिफरेंस बता रहा है यार, देखो ये फ्यू, फ्यू और द फ्यू की तरह ही है, ठीक है। बहुत सिंपल है। लिटिल वर्ड आप कहाँ यूज करते हो, जब आपको बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करना होता है, हार्डली एनी, मतलब थोड़ा सा है, जैसे फ्यू के केस में नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, वैसे यहाँ पे करोगे। देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, मतलब देयर इज लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी इज इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अ लिटिल जो था वो करेक्ट आना था। लिटिल वर्ड आप कब यूज करते हो, जब आपको ये दिखाना हो कि यार वो रिकवर कर ही नहीं सकता, हार्डली एनी होप है, ठीक है ही नहीं होप, है ही नहीं हो। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव जो क्वांटिटी है या नेगेटिव चीज है उसको बेसिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, तो लिटिल वर्ड भी आप कहाँ यूज करते हो, आप तब यूज करते हो जहां पे बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली किस चीज को शो करना होता है, आपको शो करना होता है कि बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी की बात की जा रही है। अ लिटिल जो है वो आप कब यूज करोगे, यू विल यूज अ लिटिल विद, यहाँ पे लिटिल वर्ड स्पेसिफिकली आप कब यूज करोगे, नेगेटिव क्वांटिटी के साथ, जैसे फ्यू को यूज कर रहे थे, सेम यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी के साथ आप क्या यूज करोगे, लिटिल वर्ड यूज करोगे। अ लिटिल कब यूज करोगे, अ लिटिल यूज करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ, जब आपको बेसिकली स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है। किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल अमाउंट को। जैसे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ये गलत हो जाएगा। A little knowledge is dangerous, small amount of knowledge is dangerous, small amount of knowledge, ठीक है। तो जब आपको स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप a little यूज करोगे, और पॉजिटिव सेंटेंस में होना चाहिए। द लिटिल कब यूज करोगे, आप द लिटिल कब यूज करोगे, जब आपको ये बताना है कि ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा तो है ही, जितना है उतना, जैसे द फ्यू के केस में बता रहे थे, जितना है उतना, उतने को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो द लिटिल, यहाँ पे आना था, सॉरी, लिटिल वाटर इन द बॉटल
मे बी यूज फॉर द चाइल्ड। ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जितना पानी है बॉटल में, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ पानी है उतनी की बात कर रहा है। जितनी क्वांटिटी है, वट एवर देयर इज, है ना, नॉट मच बट जितना भी है वहां पे, फ्यू की तरह ही हो गया, द फ्यू, द फ्यू की तरह ही हो गया, वट एवर देयर इज, जितनी भी क्वांटिटी है इस बॉटल में, ठीक है, उसको किसके लिए यूज करो? चाइल्ड के लिए। तो जब वट एवर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी है क्वांटिटी उतनी को, तो हम द लिटिल यूज करेंगे। द लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल मे बी यूज फॉर द पेशेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो फ्यू, तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये प्लस आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये बेसिकली कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जो अ लिटिल है उसको पॉजिटिव के साथ यूज करोगे, पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ यूज करोगे, ठीक है, ओके। किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? ऑलमोस्ट नथिंग, जब कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नथिंग, थोड़ा सा ही है, ठीक है, उस चीज को बेसिकली आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करो? ऑलमोस्ट नथिंग नहीं, नॉट मेनी, ठीक है, नॉट मच। किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? स्मॉल अमाउंट को, स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिटिल यूज करोगे। लिटिल कहाँ यूज करोगे? फ्यू या कहाँ यूज करोगे? नेगेटिव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करोगे। और जब आपको ये बताना होगा ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब थोड़ी सी है, इतनी नहीं है कि मैं शेयर करूं आपके साथ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये यूज करोगे, ठीक है। और द लिटिल या द, वो कहाँ यूज करोगे? द फ्यू, वट एवर देयर इज, जितनी भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी की अगर बात हो रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मैंने 1 kg राइस खरीदे और उसके उसमें से मेरे पास सिर्फ 100 ग्राम्स राइस बचे हुए हैं, तो वॉट एवर क्वांटिटी मेरे पास रिमेनिंग है उसकी बात होगी, ठीक है, वॉट एवर देयर इज, ठीक है, उस क्वांटिटी की बात करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए भी हैं, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये वाला जो रूल है, फ्यू वाला और लिटिल वाला, इसको ऐसे टेबल बना के बेसिकली आप रिप्रेजेंट करना, और यहाँ पे 1 एग्जाम्पल इसका फ्यू का लिखना, यहाँ पे 1 एग्जाम्पल लिटिल का लिखना, ठीक है। जैसे लिटिल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई वर्क, या होमवर्क लिख लो। मतलब मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। यहाँ पे इस सेंटेंस का मैं जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था होमवर्क फिनिश करने के लिए, मतलब हार्डली एनी टाइम, हार्डली एनी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल वर्ड जब यूज किया तो ऑलमोस्ट नथिंग, हार्डली एनी, हार्डली एनी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि थोड़ा भी टाइम नहीं था, इतना भी नहीं था कि मैं होमवर्क फिनिश कर लेता, तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिटिल वर्ड कहाँ यूज किया? हार्डली एनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। देयर वॉज अ लिटिल टाइम टू फिनिश माई वर्क, राइट, मतलब हार्डली एनी टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा पॉजिटिव, अ लिटिल को यूज करना, तो अ लिटिल को यहाँ कहाँ यूज करेंगे? देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। अ लिटिल मिल्क मतलब थोड़ा सा, बॉटल जो है उसमें थोड़ा सा मिल्क तो है, थोड़ा सा, पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ तो ये कह रहा था बिल्कुल भी टाइम नहीं था, नेगेटिव क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ कह रहा है थोड़ा सा मिल्क तो है बॉटल में, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ओके। द का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, जब थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करने के लिए, जितना है उतना, जितना क्वांटिटी है उतनी रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेसिकली क्या यूज करते हो? यू यूज द लिटिल, ठीक है। उसमें उस केस में आप क्या यूज करोगे? आप द लिटिल यूज करोगे, ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसको ऐसे ही टेबल बना के याद रखना ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से रिप्लाई कर दो। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखो, ये जो था आपका रूल नंबर 22 था, आई टेक 5 मिनट्स और इसको हम खत्म करेंगे आज। एल्डर और ओल्डर, इन दोनों वर्ड्स को कहाँ यूज करते हैं? एल्डर वर्ड को और ओल्डर वर्ड को। एल्डर वर्ड को आप कहाँ यूज, ओल्डर वर्ड को आप यूज करते हो टू रेफर टू द पर्सन एज वेल एज द थिंग्स एंड इज फॉलोड बाय देन। ओल्डर वर्ड आप जब भी यूज करोगे तो आप पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हो,
और सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करने के बाद इसके बाद आप देन वर्ड जरूर यूज करोगे, ठीक है। जैसे रोहन इज एल्डर देन ऑल द बॉयज, मतलब जितने भी बॉयज हैं उन सब में से रोहन क्या है, ओल्डर, एल्डर है। एल्डर गलत हो जाएगा, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ओल्डर वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओल्डर का मतलब इन सबसे पहले है, मतलब ओल्डर वर्ड आप यूज करते हो ये दिखाने के लिए कि कोई चीज पुरानी अगर है, ठीक है, पहले की अगर है, मतलब रोहन जो है इन सबसे पहले बॉर्न हुआ है, तो ओल्डर आएगा, एल्डर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ओल्डर के बाद क्या वर्ड यूज किया, देन, ठीक है। तो रोहन इज ओल्डर देन ऑल द बॉयज इन द एरिया। अब एल्डर कब यूज करेंगे, फैमिली पर्सन्स के लिए, जब सेम फैमिली के पर्सन्स है वहां पे आप एल्डर वर्ड यूज करते हो। अब रोहन को यहाँ कंपेयर किया जा रहा है ऑल अदर बॉयज के साथ, जो उसके एरिया के बॉयज हैं, अब उसकी फैमिली को तो नहीं बिलोंग करेंगे बॉयज, ठीक है। तो ये बॉयज जो है उसके एरिया को बिलोंग करते हैं, नॉट एज फैमिली, इसलिए भी हम यहाँ पे ओल्डर वर्ड यूज कर रहे हैं। एल्डर वर्ड आप कब यूज करते हो, पर्सन्स ऑफ द सेम फैमिली को बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए आप यूज करते हो। जैसे साबू इज माई एल्डर ब्रदर, तो साबू जो है माई एल्डर ब्रदर, अब यहाँ पे ब्रदर है मतलब सेम फैमिली का पर्सन है, तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, एल्डर। ओल्डर नहीं यूज किया, ओल्डर अगर यूज करती तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। जैसे यहाँ पे देखो, साबू इज माई ओल्डर ब्रदर, ओल्डर अगर यूज करती तो इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि साबू जो है वो सेम फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हेंस यहाँ पे क्या आना था, एल्डर आना था, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो आई होप इट इज क्लियर। ओल्डर वर्ड कहाँ यूज करोगे, ओल्डर वर्ड यूज करोगे टू रिप्रेजेंट्स द पर्सन एंड द थिंग्स, ठीक है। और ये सेम फैमिली के पर्सन्स के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। कोई डिफरेंट पर्सन है, आपकी फैमिली से अलग है और आपसे बड़ा है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करोगे। कोई चीज है जो पुरानी है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। अब एल्डर कहाँ यूज करोगे, सेम फैमिली के पर्सन्स को दिखाने के लिए, साबू इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए आगे, एल्डर एंड ओल्डर का डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा और ये सबको समझ आ गया होगा। 24 देखो, 24 क्या है, नॉर्मली देन इज यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री, बट विद द वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, टू यूज होता है। मतलब जब हम एक सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री थी ना, ओल्ड, ओल्डर, दिस इज एल, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। ओल्ड क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ओल्डर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ओल्डेस्ट क्या होगा, ओल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी आप सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हो, आप हमेशा देन यूज करते हो। ये भी एक लॉजिक है यहाँ पे ओल्डर के साथ देन यूज करने का, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा देन यूज करेंगे जब भी एक सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है और ये वाली डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज की गई है, तो आप देन यूज करोगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सुपीरियर, एंटीरियर, सॉरी इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन वर्ड्स के साथ अब हम कंपैरेटिव, कंपैरिजन भी अगर हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में भी है, तो भी आप टू वर्ड यूज करोगे, देन वर्ड यूज नहीं करोगे। ये बोलता है रूल नंबर 24। देखो जैसे सारिया, सारा इज जूनियर देन नीता, अब यहाँ जूनियर जो है, जूनियर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, जूनियर के साथ आप देन नहीं यूज करोगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। जूनियर के साथ टू यूज करोगे, सारा इज जूनियर टू नीता। आई प्रेफर रीडिंग देन वॉकिंग, अब ये भी गलत हो जाएगा, आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग, ठीक है। तो ये अब ये आई गेस आपके पेपर में आया भी हुआ है क्वेश्चन, तो इस चीज को देख लेना, ये रूल ही अप्लाई हुआ था वहां पे, आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग, रहे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप क्या यूज करते हो, यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन, बट देन अगर यहाँ पे ये कोई वर्ड्स यूज किए गए हैं तो उनके साथ आप टू यूज करोगे। आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। शी इज जूनियर टू मी, ठीक है, तो जूनियर के साथ टू, सीनियर होता सीनियर के साथ टू, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ दिस राइस इज superior to the one my brother bought। जो चावल मेरा भाई लाया था उस चावल की क्वालिटी से इस चावल की क्वालिटी क्या है, सुपीरियर है। तो सुपीरियर के साथ बेसिकली क्या है, टू यूज हुआ, देन तो नहीं लिखा ना मैंने। देन कब यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे यहाँ पे बेसिकली, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो, रोहन इज ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज इन हिज एरियाज, देन क्यों यूज हुआ,
क्योंकि यहाँ रोहन का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सारे बॉयज के साथ, और यहाँ एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सो दिस वाज रूल नंबर व्हाट 24। नेक्स्ट देखो व्हाट इज नेक्स्ट, रूल नंबर 25 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 25 क्या बोल रहा है, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड यूजिंग कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन एंड द वर्ड अदर मस्ट एक्सक्लूड द थिंग कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद व्हिच इट इज कंपेयर्ड। अब इसमें बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यार, देखो रूल नंबर 25 वो कह रहा है व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री फॉलोड बाय देन, जब भी आप किसी दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो और उसमें कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज कर रहे हो और उसके बाद देन भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली अदर वर्ड भी साथ में यूज करना है। किस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए, उस इंसान को एक्सक्लूड करने के लिए जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि ही इज बेटर देन एनी मैन, ये गलत हो जाएगा। एनी मैन इसको एक्सक्लूड करना था, तो यहाँ पे ही इज बेटर देन एनी अदर मैन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री भी है, देन का यूज भी हो रहा है, और यहाँ पे आपको क्या यूज करना था, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो। एक्सक्लूड द थिंग कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स, जिसके साथ आप क्या कह रहे हो, इसको कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, मैन के साथ, बाकी मैन के साथ। तो बाकी मैन के साथ जब इसको कंपेयर कर रहे हो, तो इसको बाकी मैन से एक्सक्लूड भी तो करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये अदर मैन है, ठीक है, ये मैन है, बहुत सारे मैन का एग्जांपल दे रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो ये मैन है, ग्रुप ऑफ मैन, यानी मैन लिख लो। अब यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है, अब आप कह रहे हो ये इंसान जो है ये इन सब इंसानों से क्या है, बेटर है। तो इन सब इंसानों से अगर बेटर है, तो आप इसको इस ग्रुप में से क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, इसको यहाँ लेके आओगे। ठीक है, इसको यहाँ इस ग्रुप में रखेंगे ही नहीं, एक्सक्लूड हो गया। तो वो एक्सक्लूजन को शो करने के लिए आप यहाँ पे बेसिकली क्या करोगे, इनके साथ अदर यूज कर दोगे, इन मैन के साथ, ठीक है, ताकि ये पर्सन जो है वो बेसिकली एक्सक्लूड हो जाए। तो यहाँ पे ही इज बेटर देन, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, देन आएगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब भी कंपेयर करते हैं। एनी अदर मैन, बाकी मैन लोगों के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो बाकी लोगों से इसको एक्सक्लूड करने के लिए हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज किया, अदर वर्ड यूज किया। ठीक है, विद विच इट इज कंपेयर्ड, तो जिनके साथ कंपेयर कर रहे हो उनके साथ आप क्या यूज कर रहे हो, अदर वर्ड, ताकि ये मैन और ये मैन जो है उनको अलग सेंटेंस में शो किया जा सके। ठीक है, ही इज बेटर देन एनी मैन, तो यहाँ पे इसको बेसिकली इन सब मैन से बेटर बताया जा रहा है, तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम इन मैन के साथ अदर मैन जो है वो वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल बेसिकली क्या बोलता है, ये रूल बोलता है व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड, जब भी आप सेंटेंस में कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों के बीच में, तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो और देन भी यूज करते हो, इतना हमें पता था। लेकिन इस चीज को, ए पर्सन को, जो अब आप इन ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपको इनको इससे अलग भी तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इनसे अलग है। ठीक है, कंपेयर कर रहे हो, इसको यहाँ तो बेटर बता रहे हो इनसे, या इसको ब्यूटीफुल बता रहे हो इस ग्रुप से, या इसको इंटेलिजेंट बता रहे हो इस ग्रुप से, तो इसको इस ग्रुप में से एक्सक्लूड भी तो करना पड़ेगा, निकाल के अलग भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना ये है। ए इज इंटेलिजेंट देन अदर पीपल। ठीक है, तो यहाँ इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके साथ क्या यूज करते हैं, अदर वर्ड यूज करते हैं, वही ये जो रूल है बोल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। एनी क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे, देखो एनी मैन इंक्लूड्स द मैन हिमसेल्फ, उस मैन को भी इंक्लूड करेगा, एंड दस द सेंटेंस विल बी ऑकवर्ड, इसको भी इंक्लूड कर रहा है इसमें। लेकिन जिस बंदे को हम बेटर बता रहे हैं बाकी ग्रुप से, उसको तो हमें एक्सक्लूड यानी इस ग्रुप में से अलग ही रखना पड़ेगा ना। तो हेंस वो एक्सक्लूजन के लिए आप यहाँ पे इनके साथ, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो, इसके साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसके साथ अदर वर्ड यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है रूल नंबर 25, जल्दी से बता दो, कोई कंफ्यूजन रूल नंबर 25 में, एनी कंफ्यूजन? ओके, अब देखो रूल नंबर 26, रूल नंबर 26 क्या है, इन सम केसेस द कंपैरिजन इज सटल एंड मस्ट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन। ठीक है, तो देखो कुछ केसेस में ना कंपैरिजन होगा सेंटेंस में, कंपैरेटिव सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान देके देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, अब यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है दिल्ली के, तो यहाँ पे भी तो मुंबई के क्लाइमेट के साथ ही कंपेयर करते हैं ना, मुंबई के साथ, पूरे मुंबई के साथ क्यों कंपेयर किया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हेयर द कंपैरिजन शुड बी बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एंड द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो करेक्ट सेंटेंस ये होना चाहिए था, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो यहाँ अगर क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी तो क्लाइमेट ऑफ मुंबई मेंशन करो ना।
ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है और दो सिमिलर चीजों के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पूरा मुंबई को रिप्रेजेंट किया गया था और यहाँ सिर्फ क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो सेम होना चाहिए। तो ये वो यही बोल रहा है इस रूल में, इन सम केसेस कंपैरिजन इज सटल एंड मस्ट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन। सटल कंपैरिजन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गोवा। अगर आप यहाँ पे इस सेंटेंस में ये वाला वर्ड क्लाइमेट ऑफ मुंबई यूज नहीं करना चाह रहे हो, तो आप बेसिकली ये वर्ड यूज कर सकते हो, दैट ऑफ को यूज कर सकते हो क्लाइमेट ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, पूरी मुंबई के साथ सिर्फ क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं, जिस विच इज रॉन्ग। कंपैरिजन तो हमेशा सेम चीजों के बीच में होता है ना, तो यहाँ पे या तो आप ये मेंशन करो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन है। अगर आप सेंटेंस में द क्लाइमेट ऑफ नहीं लिखना चाहते, तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो? द क्लाइमेट ऑफ की जगह दैट ऑफ भी लिख सकते हो, तो भी कंपेयर हो रहा है, तो भी ये दैट ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देखो, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया। गया इज अ प्लेस इन बिहार, तो यहाँ पे भी ये हो सकता था, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली is better than that of मुंबई। ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी मुंबई, एक पूरी यूनिट, एक पूरी सिटी के साथ इस पूरे सिर्फ दिल्ली के क्लाइमेट को कंपेयर करो, और कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट्स में होता है। तो यहाँ पे ये जो है क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप ये वर्ड यूज करोगे, ठीक है, ताकि ये पता चले कि सिमिलर चीजों में कंपैरिजन है, जिस चीज को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं उसी चीज के साथ यहाँ कंपैरिजन है, या फिर आप बेसिकली क्या यूज करोगे? सेम वर्ड यूज करोगे। जैसे यहाँ क्लाइमेट ऑफ दिल्ली यूज किया, तो यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ये याद रख लेना रूल, ये बहुत छोटी सी गलती है, एग्जाम में बैठ के नहीं याद रहेगी, नहीं पता चलेगी अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया और गलत करके आओगे। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिकली याद रखना रूल को। अब देखो, इफ द ट्रेड्स आर इन प्लूरल तो दोज ऑफ हो जाएगा, मतलब अगर आपका कंपैरिजन प्लूरल चीजों में है, तो फिर आप उसमें देन दैट ऑफ की जगह क्या यूज कर सकते हो? दोज ऑफ लिख सकते हो। जैसे द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस, प्रोडक्ट्स है ना, तो प्लूरल वर्ड की बात हो रही है, आर बेटर देन दैट ऑफ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो क्या लिख दिया? दोज ऑफ सुजुकी। ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन दोज ऑफ सुजुकी, क्योंकि यहाँ प्लूरल वर्ड है। वहां दैट ऑफ इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि क्लाइमेट की बात हो रही थी और सिंगुलर में बात हो रही है। जब भी सिंगुलर वर्ड यूज होगा कंपैरिजन के लिए, दैट ऑफ यूज करना, और जब प्लूरल यूज होगा तो दोज ऑफ यूज करना। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन शिमला, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला इज द करेक्ट वर्ड। सीनरी, ठीक है, सिंगुलर। सीनरी क्या था? सीनरी क्या था आपका? सीनरी जो था वो कौन सा कलेक्टिव नाउन था? इट वॉज योर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर कंसिडर करते हैं ना, और मैंने आपको बताया था सिंगुलर वर्ब, तो ये सिंगुलर कंसिडर करेंगे यहाँ पे इसको, और यहाँ पे दैट ऑफ यूज किया फिर। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन का भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, पता चल गया, हमेशा सेम ट्रेड्स में सेम चीजों में कंपैरिजन होगा। अगर यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ दिल्ली है तो यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ मुंबई उसको मेंशन करना पड़ेगा सेंटेंस में। नहीं मेंशन कर रहा है इस वर्ड को, तो देन दैट ऑफ मेंशन करें। ठीक है, ये भी मेंशन नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो दैट ऑफ मेंशन करेगा, और प्लूरल है तो क्या मेंशन करेगा? दोज ऑफ। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो थे प्लूरल में थे, तो यहाँ पे दोज ऑफ मेंशन किए। कलेक्टिव नाउन देखो, ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ देन दैट ऑफ, ठीक है, इसके साथ भी। लेकिन हमने दैट ऑफ क्यों लिया? क्योंकि ये सिंगुलर ही इसको हम मानते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को, इसलिए दैट ऑफ लिया, वरना दोज ऑफ भी लिख सकते थे। गलत हो जाता, पर वो क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि कलेक्टिव नाउन का रूल ही कुछ और बोल रहा है। अब आपको ऐसे सारे रूल्स याद होने चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि यहाँ दैट ऑफ क्यों यूज किया सीनरी के साथ, और दोज क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, तो सारे रूल साथ साथ रिवाइज करते रहा करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 27 रूल। 27 रूल, मैनी अ इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो जब भी मैनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस मैनी से शुरू हो रहा है या मैनी अ से शुरू हो रहा है, हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जैसे कि मैनी अ स्टूडेंट्स, वर नहीं आएगा यहाँ पे, ड्रॉन्ड इन द रिवर, दिस इज रॉन्ग। आपको लगेगा मैनी की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है।
बट जब भी मेनी अ वर्ड साथ में यूज किए गए हैं सेंटेंस में, हमेशा जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे मेनी अ स्टूडेंट वाज ड्रोन्ड इन द रिवर, ये करेक्ट सेंटेंस हो। तो मेनी अ के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। इस चीज को आप याद रखोगे, यही जो है रूल नंबर 27 बोल रहा है। आपको लगेगा मैनी वर्ड जो है बहुत सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल ही आएगा, नहीं आएगा प्लूरल, यही गलती करोगे एग्जाम में। यहाँ पे मैनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किस वर्ड को? इसके साथ आप बेसिकली क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। यहाँ पे वो प्लूरल सेंस में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर रूल नंबर 27। रूल नंबर 28 देखो, इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन अगर अ नंबर ऑफ यूज कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब। इसका मतलब क्या है रूल का? ध्यान से समझो। दो तरीके से सेंटेंसेस गिवन है, ओके। अब एक सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है द नंबर ऑफ और आगे सेंटेंस, और एक सेंटेंस शुरू हो रहा है अ नंबर ऑफ और फिर आगे सेंटेंस, तो जब द नंबर ऑफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, आपका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में, जब वो ये है द नंबर ऑफ, तो आप उसके साथ कैसा वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ है तो कैसा वर्ब यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे। यही ये रूल बोल रहा है। तो यही जो है ये रूल बोल रहा है। अगर आपको ऐसे याद नहीं करने हैं, आप ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के भी याद कर सकते हो कि जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द नंबर ऑफ है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अ नंबर ऑफ है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल्स में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल। अब यहाँ द नंबर ऑफ देखो, सब्जेक्ट क्या है? द नंबर ऑफ। कैसा वर्ब यूज करना था? सिंगुलर, बट इन्होंने क्या यूज किया? प्लूरल, तो गलत हो गया ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको लगेगा प्लूरल है यार, प्लूरल वर्ब, मैम ने कहा था प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और आप ये रूल भूल जाओगे और एग्जाम में गलत करके आओगे। आप ये भूल जाओगे मैम ने ये भी कहा था कि सब्जेक्ट जब भी सेंटेंस का द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, और अगर अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। देखो, the number of students are very small is incorrect, the number of student is very small is correct, a number of girl has passed in the examination, अब ये गलत है, has नहीं आना था, क्या आना था? प्लूरल वर्ब आना था, a number of के साथ प्लूरल वर्ब, a number of girls have passed in examination, right? I hope this is clear. क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो लास्ट रूल देख रहे हैं आज के लिए। देखो यार, मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ, जब भी रूल्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे ऐसे पढ़ने में, उनको इस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट करके पढ़ा करो, ताकि बेसिकली क्या हो जाए? सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। ताकि क्या हो जाए? सिंप्लीफाई हो जाए, चीजें समझ आ जाए। अब इस रूल को इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, सब्जेक्ट में अगर द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब। एग्जांपल्स देख लो आपके सामने है, ठीक है। व्लादिमीर, आपको ये पीडीएफ नहीं मिली है तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। आपको मैं ये पीडीएफ आज प्रोवाइड करा दूंगी, ये चैप्टर आज फिनिश भी हो रहा है, तो सैटरडे संडे यू हैव 2 days रिवाइज दिस चैप्टर। और मुझे एक चीज बताओ कमेंट सेक्शन में, आर यू गाइज डूइंग दैट एक्सरसाइज जो मैं आपको दे रही हूँ, रोज के 4 वर्ड्स, ठीक है, उन वर्ड्स के मीनिंग्स, ठीक है, और फिर उनके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स 3 3, कौन कौन कर रहा है जल्दी से बता दो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो भी मुझे देखो, जिन जिन लोगों का यस आ रहा है ना, आई हैव क्वाइट मेनी स्टूडेंट इन द क्लास एंड आई गॉट 2 yes, दैट मीन्स that means taken and Vladimir Putin and Navam are doing this exercise daily, मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। सो आई assume जिनका yes नहीं आ रहा, आई assume that बाकी लोग इस एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं। आज सब लोग अपनी अपनी कॉपीज की इंडिविजुअली मुझे फोटो भेजना, बिकॉज आई कैन नॉट कम देयर एंड चेक योर होमवर्क, बट देन यस, अभी क्लास के बाद भेजना। यू गॉट 10 minutes टू सेंड, जिसका 10 minutes में मेरे पास आ गया ना, आई बिलीव दैट कि वो पर्सन अपना होमवर्क रोज कर रहा है। और जिसका 10 minutes में मेरे पास वो फोटो, नोटबुक वाला फोटो का मैसेज नहीं आया,
I will believe that that person is not following this, right? So I just want you to send me a picture of your notes. Last कल का जो किया होमवर्क ना, ठीक है, कल के होमवर्क की फोटो खींच के भेजना. इनकम्प्लीट है व्लादिमिर. ओके, नो प्रॉब्लम व्लादिमिर, जितना बनाया है उतना ही भेज दो. उस पर उसको सैटरडे संडे है ना कल और परसों, तो उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके व्लादिमिर. ठीक है, तो ये चीज कर लेना. आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं चेक नहीं करूंगी, तो देयर आर मेनी वेज. आई कैन नॉट कम एट योर प्लेस डेफिनेटली, इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती, बट मैं डेफिनेटली चेक कर सकती हूँ, ठीक है? अब देखो, आज के लिए लास्ट रूल, आज क्लास वैसे ही एक्सटेंड हो गई आधा घंटा, बट नो प्रॉब्लम, आज हमने चैप्टर फिनिश किया, ठीक है? देखो, व्हेन, एज वेल एज, देखो एज वेल एज, along with, together with, no less than, in addition to, not with. ठीक है? ये जब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब इनके इस साइड, जिसके में 1 सेकेंड, हाँ, मतलब इनके इस साइड एक सब्जेक्ट है, इस साइड यहाँ पे एक सब्जेक्ट 1 है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट 2 है. मतलब ये वर्ड्स जो हैं, ये वाले वर्ड्स, जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वर्ब जो यूज होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, और ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इनमें से ये वर्ड्स जो है यहाँ पे यूज्ड है. कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है? और इनमें से कोई भी वर्ड जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को कनेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ब यूज करोगे, वो किसके अकॉर्डिंगली यूज करोगे, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग. ठीक है? ये रूल नंबर 29 बोल रहा है. फिर से समझा देती हूँ एक बार. देखो, अगर सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स जो हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट एंड विद, किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी, ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, इनमें से कोई भी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ठीक है, तो जो सेंटेंस है, सेंटेंस में यहाँ जो वर्ब यूज करोगे, वो वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये बात किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि आपका सब्जेक्ट 1 कैसा है. अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर यूज कर देना. सब्जेक्ट 1 प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल यूज कर देना. ठीक है? जैसे देखो, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग. अभी गलत हो गया ना? राम क्या है, सब्जेक्ट 1, हिज 5 फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट 2. कनेक्टेड किससे है, एज वेल एज से. ये देखो, एज वेल एज. तो यहाँ पे आर गोइंग नहीं होना था, यहाँ क्या होना था, इज गोइंग. क्योंकि यहाँ जो वर्ब यूज होगा वो राम के अकॉर्डिंगली यूज होगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग. देखो, द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स. अब यहाँ टीचर बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट 1 कैसा है, सिंगुलर. विद हिज स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट 2 कैसा है, प्लूरल. वॉज गोइंग क्यों यूज हुआ, क्योंकि जो वर्ब लेना है मुझे किसके अकॉर्डिंगली लेना है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट 1 क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर. जबकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट 2 है वो प्लूरल गिवन है, फिर भी मैं यहाँ वर नहीं यूज कर रही हूँ. वर गलत हो जाएगा. यहाँ पे ये देखो, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स वर डांसिंग, दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ पे वर यूज हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है? क्योंकि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली आप क्या यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे. क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, उसके बाद वाइंड अप करें क्लास. ओके, तो आई होप सबको ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. ठीक है, आ गए होंगे. तो विद दिस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास. ठीक है? ओके, तो आई जस्ट सी यू टुमारो. नहीं सर, कल ऑफ है आपका, और कल आपका वीकली टेस्ट भी है. सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट. राइट, आई सी यू टुमारो, आई सी यू ऑन मंडे देन विद अ न्यू चैप्टर. नया चैप्टर शुरू करेंगे मंडे को. ओके, तो इसी के साथ आज के लिए क्लास को वाइंड अप करते हैं. ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
Thank you so much. Have a nice day. Study hard.